कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज का अर्थ होता है मनुष्यों का समूह। ऐसे ही पशुओं के समूह को हम समझ बोलते हैं। और मनुष्य ही एक ऐसा क्रिएचर या प्राणी है जो इस समाज में रहते हुए इस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है। ओके। तो समाज का ताना बाना बना रहे, जो हमारी सोशल सेटिंग्स हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें, इसके लिए हर समाज अपने लोगों के लिए एक कुछ सेट ऑफ रूल्स निर्धारित करता है, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ जिम्मेवारियां तय करता है। तो उसी में से एक है विवाह की परंपरा। और ये जो विवाह है ये किसी भी समाज को स्वस्थ रूप से आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी विवाह का अच्छा या बुरा होना केवल उस व्यक्ति पर ही प्रभाव नहीं डालता। अल्टीमेटली वो उसका प्रभाव जो है पूरे समाज पर आता है। लेकिन कुछ समय से ये जो व्यवस्था है हमारी मैरिटल व्यवस्था, ये थोड़ा सा डगमगा सी गई है। क्योंकि बहुत से लोग शादी के बाद अपने जीवन में एक तनाव या उलझन महसूस करने लगते हैं। और पिछले कुछ सालों में ये भी देखा गया है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसका भी रुझान शादी के प्रति कुछ कम हुआ है। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। और कभी कभी तो स्थिति यहाँ तक भयावह हो जाती है कि हमें सुनने में आता है कि कुछ लड़कियां शादी के बाद फ्रीजर में पाई गई, या अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि लड़का जो है नीले ड्रम में पाया जा रहा है। तो नीले ड्रम का भी आजकल बहुत ज़्यादा हॉरर है, मतलब समाज में। तो ये एक चिंता का विषय तो है ही। तो देखा जाए तो तीन समस्याएं बहुत आम हैं। पहला है शादी न करना, दूसरा है शादी डिले करना, और तीसरा है शादी के बाद जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, चाहे उसका कारण उचित हो, अनुचित हो, जस्टिफाइड हो, नॉन जस्टिफाइड हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है। और कभी कभी जब ये चीज़ बढ़ जाती है तो तलाक तक भी इसकी नौबत आती है, तो जिसका इम्पैक्ट व्यक्ति और समाज पे दोनों पे आता है। तो शादी ना करना या लेट करना, ये जो निर्णय है, डिसीज़न है, ये आदमी का पर्सनल या व्यक्तिगत हो सकता है। क्योंकि अगर आदमी शादी नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसके कुछ हायर गोल्स हों, वो कुछ बड़ा करना चाह रहा हो, या उसके घर में कुछ परिस्थितियां ऐसी हों कि वो आर्थिक स्थिति की कुछ प्रॉब्लम्स हों, जिसके लिए वो शादी ना करके अपने से जूनियर्स जो उसके घर में छोटे भाई बहन हैं उनका पालन पोषण करना चाहता हो। और शादी लेट करने का रीज़न हो सकता है आदमी कैरियर में पहले सेटलमेंट चाह रहा हो, उसके बाद ही वो शादी करे। तो ये इनके पर्सनल रीजंस हैं। तो हम जो आज बात करने वाले हैं वो ये है कि शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम किस तरह से लिमिटेड, रिड्यूस या सीमित कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका एक उपाय तो यह है कि हम अपने लिए या अपने बच्चों के लिए उपयुक्त जीवन साथी या सूटेबल लाइफ पार्टनर का चयन करें। तो जिससे कि ये जो शादी के बाद रिश्ता है ये फेविकॉल के मजबूत जोड़ की तरह चलता रहे। लेकिन अभी किया कैसे जाए, समस्या तो ये है। तो हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे परखें या जानें कि सामने वाला व्यक्ति हमारा जीवन साथी बनने का जो क्राइटेरिया है, जो हमने सेट किया हुआ है, उस पे, उस कसौटी पे खरा उतर रहा है या नहीं, इसका तरीका क्या है। तो इस पे बात हम आज करेंगे। तो हमारे जो गुरुजी थे वो ये कहा करते थे कि जिस प्रकार किसी मेले में एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ घूमने के लिए जाता है और वो अपनी मम्मी की उंगली पकड़ कर चलता है जिससे कि वो मेले में बिछड़ न जाए, और इसी तरह से वो पूरा मेला भी घूम लेता है और मेले को पार कर लेता है। तो अगर जो हम लोग कॉमन मैन हैं, साधारण व्यक्ति हैं, तो इसी तरह अगर हम भी शास्त्रों में बताए गए बातों का पालन करें, शास्त्रों की उंगली पकड़कर चलें, तो हम भी अपने जीवन में जो कष्ट और संकट आ सकते हैं उनको काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इसी तरह से हम अपनी जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं। तो ये तो हमारे गुरु जी का कहना था। तो उसी पर अगर हम आगे बढ़ें, उसी पद चिन्हों पे, तो हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आया है वो जो इस बारे में बात करता है। वो ये कहता है, कुलम च शीलम च सनाथताम च विद्याम च वित्तम च वपुर्वयश्च वरे गुणान सप्त परीक्ष कन्या दया बुध शेषम चिंतनीयम। तो इसमें एक लाइन आती है, वरे गुणान सप्त परीक्ष। यानी कि ये जो श्लोक है इसमें 7 ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं, 7 ऐसे गुण बताए गए हैं जो हमें एवेल्युएट करने चाहिए शादी के लिए लाइफ पार्टनर चूज करने से पहले। ओके। तो
इस पर हम एक एक करके एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी बातें बताई गई, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इस श्लोक में लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो गुण या पॉइंट पहले बताया गया उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। मतलब उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और बाकी जो उसके बाद आ रहे हैं वो उत्तरोत्तर सब्सिक्वेंटली कम होते चले जाएंगे, उनकी जो वेटेज है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कुलम च। तो सबसे पहले आपको कुल देखना है। तो कुल का क्या अर्थ है? कुल होता है व्यक्ति का खानदान, उसका जो फैमिली लीनेज चली आ रही है, या जो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसका रुतबा रहा है, वो कहलाता है कुल। तो हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि उसकी पिछली पीढ़ियाँ आखिर करती क्या थी। ठीक है, यहाँ पे ये देखना होता है कि उनकी सोच क्या थी, या उनकी गतिविधियाँ कैसी थी, और उनकी जो ये सब सोच और गतिविधियाँ हैं ये आपके ख़ानदान के गुणों से मैच कर रही हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, सामने वाली पार्टी कई पीढ़ियों से व्यापार में है, बिजनेस में है, या महंत हैं, पुजारी हैं, राजे रजवाड़े हैं, या किसी कलाकार घराने से हैं, तो या किसी आर्मी मिलिट्री में ही उनका कई पीढ़ियों ने काम किया। तो इस तरीके से आपको कुल को देखना होता है, ये कुल कहलाता है। अब मान लीजिए आपने आईआईटी से इंजीनियरिंग कर ली, ठीक है, और अपने लिए आईआईटी किया हुआ ही एक लड़का ढूंढ लिया। तो आज के हिसाब से देखें तो वो लड़का आपके स्टेटस और कैलिबर दोनों से मैच खाता है, तो आप शादी के लिए आप हाँ बोल देते हैं। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम उसके पीढ़ी पे को चेक करें कि उसके दादा परदादा क्या करते थे, और हम ये पाते हैं कि उसके दादा परदादा तो भाई पेशेवर चोर लुटेरे रहे हैं, वो जेब काटा करते थे, क्या है ना, भिखारियों गैंग चलाया करते थे, तो और यही सब उनका खानदानी पेशा रहा है। तो ये सब आपसे मैच नहीं करेगा। और अगर आप भी लेकिन उसी बैकग्राउंड के हैं तो ये मैच कर जाएगा। तो आपको जो भी उनके डायनेस्टी है, जो भी उनकी पीढ़ियाँ हैं, उसको भी देखना पड़ेगा, उनके ख़ानदान के गुण। क्योंकि जो ख़ानदानी गुण होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, और समय समय पर उभर उभर के सामने आते हैं, तो ये पीड़ा दे सकते हैं अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं तो। ओके, और कुल को ही सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए पहला, क्योंकि पहला नंबर ये इसी का है श्लोक में। और दूसरा गुण बताया शीलम। अब शील का मतलब क्या है? शील का मतलब होता है कैरेक्टर, या आदमी का चरित्र। तो चरित्र क्या है? अब इसमें आपको ये चेक करना होता है कि भाई आदमी अपने बड़ों को कितनी रेस्पेक्ट दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई सामने तो पिताजी बोलता है और पीठ पीछे बाप बोल रहा है। ठीक है, मन में कुछ है, अंदर से कुछ है, बाहर कुछ दिखाता है। ईमानदारी कितनी उसके अंदर है, मैनिपुलेटिव तो नहीं है, अपने बारे में ही तो नहीं सोचता है, बहुत ही क्रूअल नेचर तो नहीं है, ठीक है ना, इंट्रोवर्ट तो नहीं है, शाय तो नहीं है, उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, नेचर, बिहेवियर, ये सब आता है उसके शील में। और इसमें एक खास बात ध्यान देने वाली है कि ये वो बंदा आपको खुद कभी नहीं बताएगा, ये आपको उसके साथ रहने वालों से ही पता करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड हो गया शील। तो तीसरे नंबर पे आता है सनाथता। अब सनाथता क्या है? सनाथ का मतलब होता है इट इज़ ऑपोजिट ऑफ अनाथ। अनाथ क्या है? जिसके ऊपर कोई नहीं है। और सनाथ का मतलब इसलिए इस वजह से ये हो गया कि जिसके ऊपर बुजुर्गों का हाथ है, उसे समझाने वाले, उसके टीचर, उसके मेंटर, उसके गार्जियंस, उसके घर वाले सभी विद्यमान हैं, अवेलेबल हैं, कि जब भी कभी इशू आए तो वो उनसे सलाह मशवरा कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे अगर कोई बंदा कमरा लेकर बाहर रह रहा है तो उस पर सनातता नहीं है, मतलब उसको कोई समझाना तो है नहीं, वो तो खुद ही अपने मन से खाना बना रहा है, आ रहा है, जा रहा है, अपने डिसीजंस खुद ले रहा है। ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर शादी के बाद कभी मियाँ बीवी दोनों आपस में भिड़ गए, ठीक है, एक दूसरे से कोई गिले शिकवे हो गए, तो ऐसे में अगर लड़का लड़की में से कोई एक समझदार हो, ओबीडेंट हो, पेरेंट्स की बातों को समझता हो, तो ये बात समझ जाएगी। क्योंकि कहा भी गया है कि एक ने कही दूजे ने मानी, कह गुरु नानक दोनों ज्ञानी। तो इसी तरीके से हम शादी के बाद अगर देखें तो समझाने के मौके भी आते हैं, मतलब 2-3 साल जब सेटलमेंट फेज चल रही होती है तो हो सकता है कि समझाने के मौके भी पड़ें। और यहाँ पे अगर समझाने वाला अच्छा होगा तो वो शादीशुदा जीवन को उस व्यक्ति के ठीक ठाक से निकाल ले जाएगा। और यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि समझाने पर समझने वाला भी समझ ले। अगर कोई बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिसीजन लेने वाला है, उसे कोई समझाने वाला भी नहीं है, ठीक है ना, और उसे किसी की बात भी नहीं माननी है, तो यहाँ पे सनातनता भी कुछ कर नहीं पाएगी। ओके, तो इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमसे ये पहले बताया करते थे कि शादी वहीं करनी चाहिए जहाँ समझाने वाले बड़े बुजुर्ग अवेलेबल हों। अब जो इसके बाद आता है वो आता है विद्याम।
यानी कि विद्या, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, कि वह पढ़ा लिखा कितना है। अब यहाँ पे सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन की बात हम नहीं कर रहे जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में होती है। यहाँ पे है कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि नहीं है, कोई हुनर है कि नहीं है। जैसे किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ हो, पढ़ाने में बहुत अच्छा हो, ठीक है ना, और या कोई अच्छा बिजनेस माइंड उसका अच्छा चलता हो, तो इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ उसके अंदर है या नहीं, ये चेक करना चाहिए। ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि मान लीजिए कल नौकरी चली जाए, रिसेशन आ जाए, तो व्यक्ति में कुछ ऐसा टैलेंट जरूर होना चाहिए जिससे वो अपने पार्टनर को खिला सके, ठीक है ना, क्योंकि आजीविका कब ऊपर नीचे हो जाए कुछ उसका भरोसा रहता नहीं है। अब इसके बाद आता है वित्तम च, यानी जिसका अर्थ है फाइनेंशियल स्टेटस। वित्त मतलब फाइनेंस, तो एजुकेशन देखने के बाद हमें उस बंदे की फाइनेंशियल स्टेटस देखना चाहिए, ठीक है। तो मान लिया हमने सब कुछ देख लिया, ये सारी चीज़ें परिवार के हिसाब से सब कुछ ठीक आ रही हैं, लेकिन अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 40,000 रुपये महीना कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति उसी कैलिबर का वो 2 लाख रुपये महीना कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है आप 2 लाख वाले को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि 40,000 वाले को तो हो सकता है कि आप ही को फ्यूचर में कुछ अपने घर अपनी जेब से मदद करनी पड़ जाए। ओके, आपको यहाँ ये भी चेक करना चाहिए कि लड़के का अपना मकान है या नहीं है, मतलब उसके माँ बाप किस मकान में रह रहे हैं, किराए पे तो नहीं रह रहे हैं, उनको सरकारी पेंशन आ रही है या डेली गल्ले पे जाके बैठ रहे हैं, तो उनकी आजीविका का सोर्स क्या है, जीवन यापन किस प्रकार उसके माँ बाप कर रहे हैं, ये भी आपको चेक करना है। उनकी खुद की अपनी ज़मीन जायदाद कितनी है कि अगर कभी प्रॉब्लम आ जाए तो मुसीबत से उबरने के काम आ सके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, मान लीजिए लड़की के छोटे छोटे भाई बहन हैं, शादी कर लिया अपने, घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हो सकता है कल डेट में उनकी जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा है वो भी आप ही को उठाना पड़े। तो इसलिए लड़के या लड़की की वित्तीय स्थिति का भी हमें ख्याल रखना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद आता है वपु, जो श्लोक में बताया है वो है वपु। वपु का मतलब होता है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, फिजिकल ब्यूटी या फिजिकल कॉम्पैटिबिलिटी, और इसी में हम हेल्थ और फिटनेस को भी हम इसी में चेक करते हैं। मान लीजिए एक आदमी छोटा नाटा सा है, 3 फुट की लड़की है और 6 फुट का लड़का है तो चलेगा नहीं, या लड़की बहुत लंबी है 1 फुट और लड़का छोटा है तब भी नहीं चलेगा। एक बहुत मोटा है, दूसरा बहुत ही सूखा हुआ दुबला पतला है, तो ये कॉम्पैटिबिलिटी भी यहाँ पे नहीं जचेगी। इसी तरह से एक व्यक्ति बहुत गोरा है, दूसरा बहुत काला है, तो यहाँ पे इस तरह से हमें फिजिकल कॉम्पैटिबिलिटी देखनी चाहिए कि सोबर लगे जोड़ा देखने में। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि लोग फिजिकल ब्यूटी को ही प्राथमिकता देते हैं, और जो शास्त्रों में के अनुसार वो 6ठे नंबर पे आनी चाहिए उसको ये लोग पहले नंबर पे रख लेते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। और ख़ास करके नॉर्थ इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि जहाँ देखा लड़की गोरी है तो बस ओके है, वो बाकी सब छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। तो अब सबसे आखिर में आते हैं हम। सबसे आखिर में जो बताया गया वो बताया गया वय। वय का अर्थ होता है एज, आयु। अब आयु कितनी है जो शादी करने वाला जोड़ा है उसकी। अब लड़का लड़की खुद ही 50-55 साल के हैं तो भैया ये 6 गुण मिलाने की जरूरत है नहीं, तो शादी कर लो भैया, कोई बचा नहीं है अब लाइफ में बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर शादी की उम्र ठीक चल रही है और गैप है दोनों में, तो वो गैप भी आपको देखना है। अब ये भी ना हो कि लड़का 35 साल का है और लड़की 19 साल की है, तो ये भी बहुत ज़्यादा गैप हो गया, तो ये भी आपको यहाँ पे चेक करना है जो आखिरी गुण बताया गया है। वैसे शास्त्रों में जो उम्र का है ऐसा कोई कहीं लिखा हुआ प्रमाण नहीं है, कोई लिखित क्राइटेरिया दिया नहीं गया है, और क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि शादी का जो मूल उद्देश्य है वो है परिवार को बनाना, उसे और आदमी को पूरा करना, मतलब उसको जानवर बनाने से बचाना, ये मेन एम होता है शादी का। तो इन जो 7 क्राइटेरिया इसमें बताए गए, मैंने आपको एक एक करके बताए, तो इस पर हमें जो भावी वर या वधू हम सेलेक्ट करने वाले हैं उनका चयन का क्राइटेरिया ये अगर आप 7 रखेंगे तो मुमकिन है कि प्रॉब्लम्स बहुत कम आए। अच्छा, इन सभी 7 क्राइटेरिया जो हमने बताए हैं उस पर हमें भावी वर या वधू का चयन करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में, शादीशुदा जीवन में थोड़ा सुख शांति बनी रहे। और एक बार आपने लड़का या लड़की सॉर्ट आउट कर ली, ठीक है, शादी के लिए, उसके बाद ही आप किसी मैरिज काउंसलर या ज्योतिषी के पास उसकी कॉम्पेटिबिलिटी चेक करने के लिए जाएं। लेकिन ठीक है, लेकिन होता आजकल बेसिकली उल्टा ही है, लोग बिना ज़्यादा जांच पड़ताल किए सीधे शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं, और इसके बाद शादी रिस्क पे चलती है। तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए ये सब बातें मुझे लगा कि आपको शेयर करनी चाहिए।
तो आप लोग भी इस पे अपना विचार दीजिएगा, अपना आप लोग भी विचार कीजिए, और अगर अच्छी लगी हो ये बातें तो अपने बच्चों को या अपने मित्रों को जो शादी करने जा रहे हो उनके साथ शेयर कीजिए। तो आज तक के लिए केवल इतना ही। तो अब आज्ञा दीजिए। ओके, टाटा, थैंक यू, बाय बाय।